तो भाई हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। इसका है लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, आईवी एडमिक्सचर इनकम्पैटिबिलिटीज। देखो बल्क कंपाउंडिंग क्या होती है, हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडिंग क्या होती है, आईवी एडमिक्सचर क्या होता है, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। यहां पे हम बात करने वाले आईवी एडमिक्सचर जो हम मिलाते हैं, है ना, 1 2 3 4 केमिकल्स को या ड्रग्स को मिलाते हैं और मिला के हम कुछ नई ड्रग बनाते हैं। इनमें प्रॉब्लम क्या हो सकती, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब 2 अलग अलग प्रजाति के लोग, एक गुस्से वाला, है ना, एक सीधा साधा। कहने का मतलब ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, जो एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल हैं। ठीक, ऐसे केमिकल्स जो एक दूसरे के साथ रहेंगे, जैसे पेट्रोल और आग, ये एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल है। अगर रहेंगे तो आग लगेगी, बारूद और आग कह लो, राइट। तो वो लोग जो इनकम्पैटिबल हो, सही से नहीं रह सकते एक साथ, है ना। तो आईवी एडमिक्सचर इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली क्लिनिकल कंडीशन ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जनरली रिक्वायर्स द आईवी ड्रग थेरेपी। जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज हैं, यूजुअली उनको आईवी, जो भी सीवियर केस है, जिस तरह का भी केस है, वो आईवी रूट से ड्रग मैक्सिमम केस में क्या होते हैं, चाहते हैं कि भाई उनको, या पेशेंट कोई अनकॉन्शियस है तो उसको हम ओरली नहीं खिला सकते हैं, तो आईवी रूट से हमने इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, विद पोटेंशियल एक्सपोजर ऑफ पेशेंट सेवरल रिस्क एंड हार्म्स। तो कई बार होता क्या है कि जो एक्चुअली दवा चाहिए वो हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल है, या पेशेंट को कॉम्बिनेशन में दवा लगवानी है या लगानी है, डॉक्टर की नीड है, तो उस केस में क्या हम एडमिक्सचर बना लेते हैं। एडमिक्सचर और कुछ नहीं, सिंपल मिक्सचर होता है ना। 2-3 दवा मिला के अपना एक नई दवा बना दी गई, जो पेशेंट के लिए भाई सिम्टोमेटिक क्या है, जैसे होता है यूजुअली क्या है कि जैसे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब सर दर्द है तो एक सर दर्द की गोली लिख देंगे, डॉक्टर साहब बुखार है एक बुखार की गोली लिख दिए, है ना। डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा था तो डॉक्टर साहब क्या किए, एक पेट दर्द की गोली लिख दिए। फिर डॉक्टर साहब थोड़ी कमजोरी लग रही है, डॉक्टर साहब एक ताकत की भी गोली लिख दिए। डॉक्टर साहब कुछ सर्दी भी लग रही है तो डॉक्टर साहब एक सर्दी की लिख दिए गोली, है ना। तो अब क्या मिला के 4 5 6 गोलियां हो गई। डॉक्टर साहब इतनी गोली तो हम ना खा पाएंगे, कैसे हो पाएगा, है। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, मोटार पेस्टल लेंगे, सब गोलियों को एक साथ रखेंगे और कूट देंगे, और कूट के मिला दिए और मिला के पुड़िया बना दिए कि बेटा एक पुड़िया तुम सुबह खा लेना, एक पुड़िया तुम शाम को खा लेना, एक पुड़िया तुम सोने के समय खा लेना। बात समझे। तो ये क्या है, एक तरह का एडमिक्सचर है, सिंपल सी बात है एडमिक्सचर। जब यही केस हम पेरेंटल प्रिपरेशन में करते हैं, यहां पे बात काहे की कर रहे हैं, आईवी इंट्रावेनस रूट का जो फ्लूइड होता है उसका एडमिक्सचर बनाना। जैसे हमने टैबलेट का बनाया एडमिक्सचर, वैसे ही हमने क्या बनाया, आईवी रूट से जो ड्रग्स दी जा रही। अब बनाया कैसे, ये सब हम बात प्रीवियस में कर चुके हैं। अब ये बनाने में इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या है, फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक टर्म होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट को कई बार ऐसी दवाएं देने से कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है। ये इनकम्पैटिबिलिटी ड्रग और पेशेंट के बीच में हुई। ठीक, एक इनकम्पैटिबिलिटी जब हम 2-3 ड्रग को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो वो ड्रग आपस में एडजस्ट नहीं कर पाती। आग और पेट्रोल को अगल बगल रख दो, कितनी देर साथ रहेगा, आग जला देगी पेट्रोल को, है ना। ठीक उसी तरीके से 2-3 ड्रग हमने एक साथ रखी और ड्रग एक दूसरे के साथ नहीं एडजस्ट हो पा रही। मान लिया कोई आईवी का फ्लूइड है, हमने कोई उसमें ताकत का इंजेक्शन लगा दिया। अब जो ताकत का इंजेक्शन लगाया है, भाई जाहिर सी बात है ड्रग है तो उसमें कोई ना कोई केमिकल होगा, उसमें कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है जो जाता है क्या, और आईवी का जो फ्लूइड उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। अब वो प्रेसिपिटेट क्या पेशेंट के अंदर जाएगा तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, मल्टी ऑर्गन फेल्योर कर सकता है ना। इवन इनकम्पैटिबिलिटी सिंपल बात करें, जिस जगह पे रखा है, जिस कंटेनर में रखा उस कंटेनर के साथ रिएक्शन कर सकता है, सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, अगर कहीं गलती से पानी मिल गया हाइड्रोलिसिस हो सकती है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन हो सकता है। तो ये सब क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब अगर किसी चीज के साथ हम उसको रख देते हैं तो वो अपना स्वरूप बदल ले,
अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ले, जो उसका काम है वो उस काम के लायक ना रहे, ये होती इनकम्पेटिबिलिटी। एज सच वो जिस काम के लिए मिलाया गया है कि इस दवा के साथ हम मिला देते हैं तो ये मोड ऑफ एक्शन, ये थेरेपेटिक एक्शन देगा, वो उस काम को नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के साथ मिलके, भाई गंदगी में अगर साफ पानी डालो तो क्या वो पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते, है ना। भाई हमने क्या किया, 2-3 जगह का पानी लेके आए और हमने कहा भाई यहाँ के पानी में कैल्शियम ज्यादा है, यहाँ के पानी में मैग्नीशियम ज्यादा है, यहाँ के पानी में जिंक ज्यादा है ना, मल्टी मिनरल्स पानी लेके आ गए। अब 4-5 जगह का जो पानी लाए, एक जगह का पानी बहुत प्रदूषित है। अब तुमने किया क्या, वो पानी सब एक जगह मिला दिया, तो 4 नदियों का पानी मिलाया वहां तक तो ठीक, लेकिन 5वीं नदी का जैसे पानी मिलाया वो पॉल्यूटेड था, जितना पानी था सबकी क्वालिटी बेकार हो गई। वही हाल ड्रग का है, राइट। तो अल्टीमेटली ड्रग का आपस में इंटरेक्ट कर जाती है या जहां रखें उसके साथ इंटरेक्ट कर जाती। देखते हैं, आईवी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, क्योंकि एडमिक्सचर बनाना वो भी पेरेंट्रल रूट का, कंप्लीट एसेप्टिक सिचुएशन, बिना बिल्कुल पायरोजन फ्री, माइक्रोबियल फ्री, पार्टिकल फ्री, ये और सबको मिलाना एक दूसरे के साथ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। एक स्पेशल टाइप की स्किल की जरूरत होती है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। इनकम्पेटिबिलिटी इज अनवांटेड रिएक्शन, सिंपल सी बात। जो जिस काम के लिए हम मिला रहे हैं, एडमिक्सचर जो बना रहे हैं, वो काम ना होके उसमें रिएक्शन हो गई, अब वो रिएक्शन अनवांटेड है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन से अनवांटेड प्रोडक्ट बन रहा है। दैट अकर्स बिटवीन द ड्रग एंड सोल्यूट, ड्रग और सोल्यूट, कंटेनर और अनदर ड्रग, ड्रग और सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, रिएक्शन हो सकती, कुछ और बन सकता है। ड्रग का कंटेनर के साथ रिएक्शन हो सकता है, या किसी दूसरी ड्रग के साथ रिएक्शन होके कुछ और प्रोडक्ट बना लिया जो हमको डिजायर्ड नहीं था, राइट। तो ये इनकम्पेटिबिलिटी है, मीन साथ नहीं रह सकते, साथ रहेंगे तो रिएक्शन कर जाएंगे, है ना, और रिएक्शन करके कुछ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसी को हम सिंपल इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। इट इज साइमल्टेनियस डाइल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन 2 और मोर ड्रग। भाई जब भी हम एडमिक्सचर बनाते हैं, 1 ड्रग, 2 ड्रग, 3 ड्रग का मिक्सचर बनाते हैं ना, एक्सक्यूज मी, विद द थेरेपेटिक इफिकेसी ऑफ द मेडिकेशन एंड पेशेंट सेफ्टी। जब बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि पेशेंट की सेफ्टी और थेरेपेटिक इफिकेसी मींस जो पेशेंट को फायदा होगा उस दवा देने से, बीमारी में जो फायदा होगा, इसका खास ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें विद इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम्पेटिबिलिटी 4 तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी देखें, एक फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक, दूसरी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, चौथी थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, फिर ड्रग आईवी कंटेनर इनकम्पेटिबिलिटी, मींस कंटेनर के साथ रिएक्शन कर जाता है जिस कंटेनर में रहता है, ठीक है। तो ये बात रही कहे कि सिंपल इनकम्पेटिबिलिटी के टाइप की 1 बाय 1 देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी अगर होगी तो क्या होगा, इनकम्पेटिबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा, मींस सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, कंटेनर के साथ रिएक्शन कर सकता है जिस कंटेनर में रखा गया। इनसॉल्युबल गैस फॉर्मेशन हो सकता है, पीएच में चेंज हो सकता है। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करोगे कि भाई ऐसा ना हो, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, उससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, डू नॉट एडमिनिस्टर प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग ड्रग। ऐसी कोई भी ड्रग आईवी फ्लूइड के साथ नहीं मिलाना चाहिए जिस ड्रग में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हो पहले से। दूसरा, अवॉइड मिक्सिंग ड्रग प्रिपेयर्ड इन स्पेशल डाइल्यूएंट्स विद अदर ड्रग्स। अगर किसी ड्रग का स्पेशल टाइप का कोई डाइल्यूएंट यूज हुआ है उस ड्रग को बनाने में, तो ऐसी ड्रग को भी एडमिक्सचर में शामिल नहीं करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल इंट्रावेनस मेडिकेशन, प्रिपेयर ईच ड्रग सेपरेट सिरिंज। एक पाउच आईवी फ्लूइड का रखा है, हमने मान लिया 3-4 हमको उसमें दवाएं डालनी है, मिला के एडमिक्सचर बनाना है। भाई देखते होगे आप भी हॉस्पिटल में एक पाउच, भाई मान लिया किसी ग्लूकोज चढ़ रहा है ना, अब किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, राइट, पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, उसको पेन किलर चाहिए तो पेन किलर लगाते नहीं, उसी में इंजेक्ट कर दिए। अब उसमें इंजेक्ट कर दिया तो उसमें जो था उसमें एक मिक्सचर और मिल गया, तो क्या हो गया, उसी को बोल दिया हमने एड मिक्सचर। ये और कुछ नहीं, यही है एड मिक्सचर। कुछ और दवा की जरूरत है, अभी लाल कलर की दवा मिलाई,
अब एक हरी हरी दवा मिला दिया, उसी में इंजेक्ट कर दिया, यही एडमिक्सचर कहलाता है, राइट। तो कहने का मतलब जितनी भी आप ड्रग मिलाओ उसके अंदर, तो वो अलग अलग सिरिंज से मिलाओ, नहीं तो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। तो हर चीज के, हर ड्रग के लिए अलग सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है कि इन चीजों से हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का बचाव कर सकते हैं कुछ हद तक। ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रोसीजर फॉलो किया गया तो 100% कामयाबी मिल जाएगी और फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन ये है कि ये बचाव है। बचाव गारंटी नहीं होती कि आप बच जाओगे। वैक्सीन आपने ली कोविड की, इस बात की 100% गारंटी नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन हाँ यह है कि कोविड से आपकी जान नहीं जाएगी। बात समझ रहे हो। फिर दूसरी बात आती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की। अब उसमें क्या, केमिकल का मतलब मॉलिक्यूलर चेंज हो जाता है, रिएक्शन हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। मींस प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस कर देता है। अगर हाइड्रोलिसिस कर दे, प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो इससे बचाव क्या है, कंटेनर को ऐसा रखो, ऐसे कंटेनर में रखो दवा को जो वाटर प्रूफ हो। क्यों, हाइड्रोलिसिस बिना पानी के तो नहीं होने वाली, पानी उसको चाहिए, तो पानी से बचा ले जाओ, वाटर प्रूफ कंटेनर में रख दो, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। दूसरा क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं। ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन हो सकती है तो ऑक्सीजन से बचा ले जाओ भाई। मिनिमाइज द एक्सपोजर टाइम ऑफ ड्रग, खुले में दवा मत रखो, एयर टाइट कंटेनर में रखो। तीसरी बात क्या, रिडक्शन हो सकता है रिएक्शन का। अब रिडक्शन हो सकता है तो जो भी सस्पेक्टेड रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर आपको जानकारी है कि किसी दवा में रिड्यूसिंग एजेंट मिला हुआ है, कोई भी ऐसी ड्रग जिसमें जो ड्रग है, जो केमिकल्स मिलाए गए हैं जिनसे मिलकर वो ड्रग बनी है, उनमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसी ड्रग को भी आप क्या है, ऐसी ड्रग के साथ एक्सपोजर कम से कम रखो अपनी दवा का, ताकि रिड्यूस ना हो। फिर फोटोलिसिस की बात की जाती है, मींस सनलाइट। तो आप अपना जो एडमिक्सचर आप बना रहे हो उसको सनलाइट से दूर रखो, जिससे कि फोटोलिसिस ना हो पाए। मींस सनलाइट की प्रेजेंस में क्लीवेज ना हो पाए, बॉन्ड टूटने ना पाए, प्रोडक्ट की लिसिस ना हो पाए, राइट। तो ये प्रिवेंशन है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी से बचने के लिए। फिर बात करते हैं थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी मतलब किसी दो ड्रग को आपने एक साथ दे दिया, एक एगोनिस्ट है, दूसरा एंटागोनिस्ट है। एक है कि भाई काम करेगा, दूसरा पकड़ के खींचेगा, क्रैप रूल। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्रैप रूल। अक्सर मैं एग्जांपल देता रहता हूं। क्या करो, कभी आपने देखा, क्रैप मतलब केकड़ा, है ना। समुद्र के किनारे जो है केकड़ा पकड़ने वाले खूब सारे लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, ढेर सारे केकड़े पकड़ लेते हैं और बाल्टी में डाल देते हैं। अब उस बाल्टी में थोड़ी सी हाइट होती है। अब सोचो 100 केकड़े बाल्टी में हैं, हर केकड़े में इतनी ताकत है कि वो बाल्टी से बाहर निकल सकता है। भाई उसके हाथ पैर देखो कितने नुकीले होते हैं, हर केकड़े में इतनी ताकत है कि वो बाहर निकल के जा सकता है। लेकिन होता क्या है, जब एक केकड़ा बाहर जाएगा, दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ लेगा, बेटा या तो मुझे लेके जाओ और नहीं तुम भी नीचे आ जाओ। तो चारों तरफ बाल्टी के यही प्रोसीजर चलता रहता है। केकड़े कोशिश करते रहते हैं, दूसरे केकड़े उसकी टांग पकड़ते रहते हैं, केकड़े कोशिश करते रहते हैं, दूसरे केकड़े उसकी टांग खींचते रहते हैं। अल्टीमेटली रात से सुबह हो जाती है और सारे के सारे केकड़े उसी बाल्टी में ही रहते हैं, कोई भी केकड़ा बाहर नहीं जा पाता। इसको बोलते हैं क्रैप रूल। मतलब हमने दो मेडिसिन मान लिया, मिला दिया, उसमें एक दवा थी कि भाई ये काम करना है, दूसरी उसका एंटागोनिस्ट थी, वो क्या, वो उस काम को होने से रोकेगी। तो क्या हो गया, थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी मींस जिस थेरेपेटिक यूज के लिए, जिस बीमारी के इलाज के लिए हमने ये दवा दी, उस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रही है ये दवा। क्यों, क्योंकि जो हमने कॉम्बिनेशन में दूसरी दवा मिलाई है उसमें वो एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रही है। मतलब ये क्या, थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। रिजल्ट ऑफ एंटागोनिस्टिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सेवरल ड्रग इज वन पेशेंट, है ना। जैसे हेपेरिन विद एंटीबायोटिक। हेपेरिन इंटरवेंशन क्या है, बेस्ट अवॉइड मिक्सिंग हेपेरिन को एंटीबैक्टीरियल प्रिपरेशन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, एंटीबायोटिक क्या करता है, हेपेरिन के असर को कम कर देता है। हेपेरिन कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है हेपेरिन की प्रेजेंस में, और हेपेरिन को भी नुकसान होता है एंटीबायोटिक्स। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सही नहीं है, कंपेटिबल नहीं है। फिर आईवी कंटेनर इनकम्पेटिबिलिटी। जो एडमिक्सचर बनाया आपने और जिस कंटेनर में आपने रखा, उस कंटेनर के साथ उसने रिएक्शन कर लिया और उस कंटेनर का काफी कुछ पार्ट
आपके फ्लूइड में आ गया। अब वो अगर पेशेंट में जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। कहने का मतलब कंटेनर न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन आपने जो आईवी का फ्लूइड रखा वो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इट मींस ये दोनों की भी इनकम्पेटिबिलिटी होती है। तो ये बात रही का है कि आईवी का जो हमने एडमिक्सचर बनाया है उसकी इनकम्पेटिबिलिटी किस तरीके से हो सकती है। अब कॉजेज ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें, क्या रीजन हो सकते हैं? जो हमने बताया बस वही रीजन ब्रीफ कर देने, जो हमने पढ़े बस वही है, ब्रीफ कर देना है। लेकिन कई बार कॉजेज ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इन शॉर्ट पूछ लेते हैं, इसलिए अदरवाइज कोई ऐसा कॉज नहीं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। देखो, दो ड्रग और ड्रग के बीच में इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक। ड्रग और आईवी का कंटेनर का जो मटेरियल है उसके बीच में इनकम्पेटिबिलिटी। व्हेन दीज आर मिक्स टुगेदर, सिमिलर इन्फ्यूजन लाइन, सिमिलर आईवी कंटेनर, तो एक दूसरे के साथ इनकम्पेटिबल हो जाते, रिएक्शन कर लेते हैं। व्हेन दीज आर एडमिनिस्टर वन आफ्टर अदर, सेम इन्फ्यूजन, तो फिर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। ड्रग इज अनसुइटेबल डाइल्यूएंट, अगर किसी के पास कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट टाइप का डाइल्यूएंट है तो ऐसी ड्रग भी इनकम्पेटिबल करती है। एडजुएंट सच एज स्टेबलाइजर एंड सॉल्वेंट, कोई स्टेबलाइजर हमने दे दिया है तो वो भी एक तरह के कॉज हो सकता है किसका, इनकम्पेटिबिलिटी का। देखो, इन्फ्यूजन कंटेनर्स हैं, ये इन्फ्यूजन सिस्टम है पूरा। इनकम्पेटिबल ड्रग कॉम्बिनेशन, नॉन अप्रोप्रिएट डाइल्यूएंट, इनकम्पेटिबल मटेरियल या इनकम्पेटिबल मिक्सचर, ये रीजन हो सकते हैं किसके, कॉज ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी के, है ना। फिर बात करते हैं किन कॉन्सिक्वेंसेज में, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी मींस अगर इनकम्पेटिबिलिटी हुई तो क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अनइंटेंशनल प्रेजेंस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट इंड्यूस द वेरियस नेगेटिव इंपैक्ट। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और एडमिक्सचर बना लिया और एडमिक्सचर में इनकम्पेटिबिलिटी आपने पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो काफी निगेटिव सिम्टम्स आ सकते हैं। सीवियरिटी डैमेज इंड्यूस इनकम्पेटिबिलिटी डिपेंड द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की उम्र क्या है, किस हद तक सीवियर हो सकता है, यह डिपेंड करता है कि कौन सी दवा का एडमिक्सचर बनाया है, पेशेंट की स्थिति क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी मींस कोई डिजीज स्टेट तो नहीं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड तो नहीं है ना, और टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर, तो इन चीजों पे फर्क पड़ता है। अब देखो, क्या एक डैमेज फ्रॉम टॉक्सिक प्रोडक्ट, अब इनकम्पेटिबिलिटी से अगर कोई डैमेज, कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट बन गया रिएक्शन करके, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट बन गया तो क्या हो सकता है। मेजर कॉन्सिक्वेंसेस, मल्टी ऑर्गन फेल्योर। सोचो होता क्या है, कई बार हॉस्पिटल पेशेंट जाता है, डॉक्टर साहब लगा देते हैं कुछ और बाद में बोलते भैया अब ही इज नो मोर, या कोमा में चला गया है या इसको पैरालिसिस हो गई है। क्या रीजन है, रीजन एडमिक्सचर, है ना। तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर, सीवियर लीवर डिस्फंक्शन हो सकता है, टॉक्सिक का शॉक हो सकता है, लोकल इम्बोलस, मायोकार्डियाइटिस, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, सिस्टमिक एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, लोकल एलर्जी रिएक्शन, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस और लोकल रेडनेस, मींस वैरायटी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी में देखने को मिल सकते हैं अगर एडमिक्सचर में इनकम्पेटिबिलिटी हो गई तो, राइट। पार्टिकुलेट इम्बोलिक क्रिस्टलाइजेशन एंड सेपरेशन, लार्ज क्वांटिटी पार्ट, अगर पार्टिकल जो इंजेक्ट किए जा रहे हैं किसमें, आईवी फ्लूइड में, अगर उनमें पार्टिकल साइज ज्यादा है या नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो वो भी पेशेंट के अंदर जाके गलत प्रभाव डाल सकते हैं, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, हेल्थ के लिए हैजार्ड हो सकते हैं। ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी नॉट ओनली प्रोड्यूस पार्टिकल इन इन्फ्यूजन बट अल्टर द ड्रग इनटू इनएक्टिव इंजूरियस इफेक्ट, मींस सिर्फ बड़े पार्टिकल्स हेल्थ को ही नहीं नुकसान कर पहुंचाते, वो जो ड्रग के साथ मिलाए गए हैं उस ड्रग की इफिकेसी और थेरेपेटिक इफेक्ट को भी अल्टर करते, मींस चेंज कर देते हैं। टिश्यू के लिए इरिटेशन हो सकता है, पीएच मॉडिफिकेशन हो सकता है, जिस थेरेपी के लिए मिलाया गया है, दवा दी जा रही, वो थेरेपी फेल्योर हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ सकता है पेशेंट का, पेशेंट की जेब पे खर्चा ज्यादा, क्योंकि पेशेंट का ट्रीटमेंट का टाइम लंबा हो जाएगा, कई बार पेशेंट सीरियस हो जाता है। आप देखते हो कोविड के केस में ही देखा गया कि पेशेंट क्या है, चलते फिरते हॉस्पिटल में गया कि भैया हमको एडमिट कर लो, 2-4 दिन ऑक्सीजन दे दो और हम ठीक हो जाएंगे तो हमको घर छोड़ देना, है ना। बाद में क्या हुआ सबको पता है। ये वैरायटी ऑफ एडमिक्सचर, क्यों, क्योंकि एफडीए अप्रूव्ड कोई दवा नहीं बनी थी, तो डॉक्टर्स के पास भी मजबूरी थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे थे।
है ना। तो दवाओं के एडमिक्सचर बना बना के पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट किए गए कि कौन सा सक्सेस हुआ। बीच में देखो एक एंटीवायरल ड्रग थी, कितनी कालाबाजारी उसकी हुई। तो किसी कंपनी ने एफडीए अप्रूव थोड़ी किया था कि भाई कोविड उससे ठीक होगा, लेकिन चूंकि वायरल इंफेक्शन है, कोविड वायरल डिजीज थी, इसलिए एंटीवायरल दवाओं की कालाबाजारी हुई। उनकी भाई पहुंच, भाई सोचो 25-25 हजार रुपए में एक इंजेक्शन, लाख 1.5 लाख रुपए में एक इंजेक्शन लोगों ने लाइन में लग के लिया है। तो स्थिति बहुत खराब थी। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है भाई आईवी एडमिक्सचर सर्विस में? फार्मासिस्ट का क्या रोल है भाई? फार्मासिस्ट समझाएगा ना कि कैसे क्या करना है। परमानेंट सुपरविजन, जब भी आईवी एडमिक्सचर बनेगा तो जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट यानी हॉस्पिटल के अंदर का जो फार्मासिस्ट है ये उसके सुपरविजन में होना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट को नॉलेज होती है ड्रग की, ड्रग के इंटरेक्शन की, ड्रग की कंपैटिबिलिटी की। फार्मासिस्ट क्या करे? आईवी एडमिक्सचर का प्रोटोकॉल बनाएगा। प्रोटोकॉल मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें बाकायदे वो बनाएगा शुरुआत में ट्रायल के लिए कि किस तरीके से हम, मींस प्लानिंग, जो प्लानिंग होगी कि हम पहले क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट आईवी एडमिक्सचर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का प्रोटोकॉल तैयार करता है और उससे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करता है। प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस, उसके बाद क्या होता है, एक मीटिंग होती है और जो जो ड्रग आईवी एडमिक्सचर में बनाई जाएंगी, डाली जाएंगी, उन पे एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है कि भाई किसी के दिमाग में कोई भी ऐसा आदमी जो ये जानता हो कि भाई ऐसा तो नहीं कि कोई दवा किसी के साथ इंटरेक्ट कर जाएगी, इनकम्पैटिबल है ना, तो एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। उसके बाद जो भी स्टाफ होता है उसको उस गाइडलाइन के बारे में, उस एडमिक्सचर के बारे में अपडेट किया जाता है, बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे इट कैन प्रिवेंट द इनकम्पैटिबिलिटी। अवेलेबल लिटरेचर डेटाबेस, नेट पे सर्च किया गया, जो दवाओं के साथ लिटरेचर है उसको सर्च किया गया, मटेरियल से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। कलर कोडिंग, गिवन द प्रिवेंटिंग इनकम्पैटिबिलिटी, इट ऑल्सो क्लियर इंडिकेशन ऑफ द ड्रग सेपरेशन। कलर की कोडिंग कर दी जाती है कि भाई ये एडमिक्सचर है, ताकि नॉर्मल दवा से उसको अलग रखा जा सके, सेपरेशन जरूरी है। प्रिपेयर इंडिविजुअल लेबलिंग ऑफ द ड्रग प्रिपरेशन, मींस जो भी ड्रग बनाई गई है उसमें बाकायदे उसका लेबल होगा और लेबल पे क्या क्या डिटेल होनी चाहिए वो सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। जैसे पेशेंट का नाम, किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, किस डेट में एडमिक्सचर बना, कब वो एक्सपायर होगा, कौन से फार्मासिस्ट ने उसको बनाया, किस पेशेंट के लिए बनाया और उस पेशेंट की लोकेशन और एड्रेस क्या है, हॉस्पिटल के अंदर का है कि हॉस्पिटल के बाहर का है, इन पेशेंट है कि आउट पेशेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन उस लेबल पे होनी चाहिए ताकि कोई भी जान सके कि ये किसने बनाया और किस पेशेंट को दिया गया, है ना, कि कल को अगर कोई समस्या हो तो पेशेंट को ट्रैक करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ऑलवेज चेक अल्टरनेटिव में। अब ये जो मल्टील्यूमेन कैथेटर्स होते हैं या जो आपको एडमिक्सचर बनाने हैं, फार्मासिस्ट हमेशा रिसर्च करता रहता है, लिटरेचर सर्वे चलता रहता है और सारे अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए कि और बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं इसको। अप्रोप्रिएट यूज इन लाइन फिल्टर्स कैन रिड्यूस द इन्फ्लक्स ऑफ द पार्टिकल, रिजल्ट द इनकम्पैटिबिलिटी। मींस कोशिश यही रहती कि इनकम्पैटिबिलिटी को कैसे फिल्टर आउट किया जाए, एक ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ इनकम्पैटिबिलिटी कम से कम ना के बराबर होनी चाहिए, ताकि उस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट पेशेंट पे एटलीस्ट इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से नहीं पड़ने पाए। राइट, अब बात करते हैं, एक नया टॉपिक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे क्वेश्चन 100% ऐसे ही आ जाता है। गिव द शॉर्ट नोट ऑन टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पहले तो ये समझो कि ये होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो पहली चीज तो देखो, नाम से पता चला, टोटल मतलब कंप्लीट, फिर पेरेंटल मतलब इंजेक्टेबल रूट से जा रहा है, फिर न्यूट्रिशन मींस कंप्लीट टोटल न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन? पेरेंटल न्यूट्रिशन मींस किसी भी पेशेंट को खाने की जगह हम इसको दे सकते हैं। अगर खाने की जगह इसको दे सकते हैं तो नॉर्मल केस में तो नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे पेशेंट के लिए बनाया जाता है जो पेशेंट नॉर्मली खा नहीं सकता। मुंह के रूट से, ओरल रूट से हम उसको दवा नहीं दे सकते, खाना नहीं दे सकते, वो कॉन्शियसनेस में नहीं है, इसलिए हमको उसको जिंदा रखना है तो कंप्लीट न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। और कंप्लीट न्यूट्रिशन कैसे दोगे?
इंजेक्ट पेरेंट्रल रूट से, मींस टोटल पेरेंट्रल प्रिपरेशन बनानी पड़ेगी, जिसमें आपके अमीनो एसिड भी होंगे, प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, लिपिड भी होगा, फैटी एसिड भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, विटामिन्स भी, मींस सब कुछ, फाइबर, मींस वेल बैलेंस डाइट जैसे खाया जाता है, ठीक वही सारे गुण, न्यूट्रिशनल वैल्यू किसमें होगी? पेरेंट्रल प्रिपरेशन में। तो टोटल पेरेंट्रल प्रिपरेशन किसके लिए? जो पेशेंट मुंह से खाना खाने में अक्षम है या दवा लेने में सक्षम नहीं है, उनके लिए टोटल पेरेंट्रल प्रिपरेशन। अब बात करते हैं भाई होता क्या, इंट्रोडक्शन जाते हैं। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन आईवी रूट से ऑफ वेरिंग कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ, अब ये ड्रग्स कैसी होंगी जो बनाया जाएगा, टोटल पेरेंट्रल प्रिपरेशन कैसी होंगी? हाइपरटोनिक मींस कॉन्सेंट्रेटेड होंगी। और क्या होंगी? या जो ग्लूकोज होगा, जैसे ग्लूकोज दिया हमने, लिपिड दिया, एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट मींस मल्टी मिनरल्स, थ्रू द वेनस एक्सेसिबल डिवाइस, वेनस एक्सेस डिवाइस जिसको बोलते हैं VAD, वैड। ये देखो, ये जो फिगर बना हुआ है यही है आपका कौन सा? वेनस एक्सेस डिवाइस, मींस जिसमें हम वेन को एक्सेस कर सकते हैं, वेन के अंदर हम कुछ डाल सकते हैं, वेन का एक्सेस, वेनस एक्सेस डिवाइस, करेक्ट। तो ये जो फिगर किसका है? वेनस एक्सेस डिवाइस का है। ये बात हुई भाई, ठीक। तो उस हम क्या करते हैं जिसमें आपका, अच्छा ये जो ग्लूकोज हुआ, ये जो लिपिड हुआ, एमिनो एसिड हुआ, मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन हुआ, कैसा होगा? या तो हाइपरटोनिक होगा या आइसोटोनिक होगा। किसके आइसोटोनिक? हमारे ब्लड के आइसोटोनिक। भाई हम कंपेयर करेंगे ना भाई, हम बताएंगे कि हाइपरटोनिक है तो हाइपरटोनिक इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ज्यादा का पता कैसे चलेगा? जब कोई स्टैंडर्ड होगा तब ना। तो स्टैंडर्ड हमारे लिए क्या है? हम कहां डाल रहे हैं? ब्लड में डाल रहे हैं, तो ब्लड के कंपैरिजन में वो हाइपरटोनिक है, या फिर ब्लड के कंपैरिजन में आइसोटोनिक है। ये सारी चीजें किसमें मिलाई गई हैं? ये टोटल पेरेंट्रल प्रिपरेशन बनाई गई है, वो वेनस रूट से, VAD एक्सेस, वेनस एक्सेस डिवाइस से हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि पेशेंट जिंदा रह सके, उसके जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं वो सही तरीके से काम कर सके, राइट। इंट्रावेनस फ्लूइड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर पेशेंट हु आर अनेबल टू रिसीव एडिक्वेट न्यूट्रिशन थ्रू द GIT ट्रैक्ट। अब अनेबल टू रिसीव एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब GIT ट्रैक्ट कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है, एनस पे खत्म होता है, मतलब मुंह से खा नहीं सकता और एनस से निकाल नहीं सकता। यही बात है ना, मींस कंप्लीट GIT ट्रैक्ट इनएक्टिव पड़ा हुआ है। तब क्या करोगे? सीधा आप जो है वेनस रूट से दे रहे हो, ठीक। अब देखो, जो टोटल पेरेंटल प्रिपरेशन है सिर्फ वेनस रूट से ही नहीं, दो तरीके हैं इसके, एक पेरीफेरी से जिसमें वेनस है, और एक हम सेंट्रल लाइन से भी दे सकते हैं, सीधा हम हार्ट में डाल सकते हैं। हार्ट की सुपीरियर वेना केवा में हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं ये पेरेंटल प्रिपरेशन, जो ब्लड में सीधा मिलके सीधा पंप करके आपके ऑर्गन्स में पहुंचा देगा, राइट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे का? ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे ये जो हम TPN दे रहे हैं, प्रोवाइड करें जिसकी वजह से नॉर्मल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो, टिश्यूज को सफिशिएंट एनर्जी मिल सके, बॉडी में जो रिपेयर वर्क है और जो एनर्जी की डिमांड है वो कंप्लीट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से कंप्लीट हो सके। क्यों? क्योंकि पेशेंट तो खुद नहीं ले सकता। बाईपास GI ट्रैक्ट फॉर पेशेंट हु आर अनेबल टू टेक फूड ओरली, ऐसे पेशेंट जो खाने को सीधे नहीं खा सकते, तो ये क्या करता है? ये GI ट्रैक्ट को बाईपास कर देता है, मींस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये सब अवॉइड हो जाता है। यहां पे कुछ नहीं जाता, सीधा ब्लड सर्कुलेशन में चीज पहुंच जाती है। जो भी आपको टोटल पेरेंटल ब्लड प्रिपरेशन, जो हमने टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो बनाया, जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन वगैरह हमने सब डाल के रखी है। अब इंडिकेशन क्या होगा? किस कंडीशन में हमें ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना होगा? वो कौन सा इंडिकेशन है? कब पता कैसे चलेगा? तो पहला केस तो ये है, पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट इटरनल न्यूट्रिशन, ऐसे पेशेंट जो टॉलरेट नहीं कर सकते अगर हम मुंह से खाएं, तो क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ GIT में समस्या होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, खाना नीचे नहीं जा पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, है ना। केस देख लेते हैं। एक तो पैरालिटिक इलियस, हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज में समस्या है ना, तो उससे रिलेटेड हार्मोन नहीं निकल पाएगा, ठीक।
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइन में अगर कहीं हर्डल्स बने हुए तो खाना नीचे नहीं जाएगा, ठीक। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है तो रुकेगा नहीं खाना। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, इन्फ्लेमेशन है, वहां पे नहीं जा सकता। जीआईटी में फेस्टुला है तो प्रॉब्लम है। सीवियर डायरिया अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो प्रॉब्लम है, नहीं खा सकता पेशेंट। परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही, खाए तो बाहर निकल गया। कई बार देखते होगे आप, किसी को लूज मोशन ज्यादा हो जाए या किसी को अगर वोमिट जरूरत से ज्यादा हो जाए तो पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल पहुंचते हो सबसे पहले कहते भाई इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ गया है, सबसे पहले ड्रिप चढ़ा दो। 2-3 ड्रिप चढ़वा देते हो, पेशेंट नॉर्मल, राइट, क्योंकि जो निकल गया वही हमने चढ़वा दिया, है ना। फिर माल एब्जॉर्प्शन, आपने खाया तो लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। दूसरा केस क्या है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट फॉर विच द इटर्नल थेरेपी इज नॉट पॉसिबल और इनएडिक्वेट। अगर किसी पेशेंट में मेटाबॉलिज्म जरूरत से ज्यादा तेज है कि हम जो इटर्नल रूट से खा रहे हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उस कंडीशन पे भी हमको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहना पड़ता है। केस क्या है, सीवियर बर्न, अगर बहुत ज्यादा पेशेंट जल गया है, सीवियर बर्न की सिचुएशन में हो सकता है। जीआईटी ट्रैक पे ट्यूमर है तो प्रॉब्लम। ट्रॉमा है किसी तरह के, सर्जरी सर्जरी व्हेन नथिंग कैन बी टेकन, मींस ऐसी सर्जरी हुई है कि हम मुंह के रूट से कुछ खा नहीं पा रहे हैं। माउथ लगभग कितना, लगभग 5 दिन से, पिछले 5 दिन से हम मुंह से कुछ नहीं खा पा रहे हैं, तो पेशेंट क्या है, माल न्यूट्रिश हो जाएगा। उसको फिर अब हमें पेरेंटल रूट से देना पड़ेगा, मींस टोटल पेरेंटल प्रिपरेशन या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। किसी का एक्यूट रेनल फेल्योर हो गया है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं, तो इन कंडीशंस में हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, बॉडी को जरूरत से रिकवरी के लिए जरूरत से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, उतना पेशेंट नहीं खा पा रहा है, इसीलिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े पेशेंट रहते हैं, मेजर सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी होती है, उस केस में टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्यों, क्योंकि बॉडी को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, सर्जरी हुई है, हील अप करना है। कहां 2-4-10 सेल बनाती, कहां लाखों की संख्या में कट गई है सेल्स मेजर सर्जरी में, उनको हील अप करना है, तो बहुत ज्यादा हाइपर मेटाबॉलिज्म चालू हो गया है। तो हम ऊपर से जब मुंह से खा रहे हैं वो उतना नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा है, वो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी के लिए नहीं बन पा रही एनर्जी, तो फिर हमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक। तीसरा केस क्या होता है, पेशेंट हु आर रिस्क फॉर माल न्यूट्रिशन बिकॉज, कुछ केस है कि पेशेंट को रिस्क है, हमें रिस्क है इस बात का कि भाई पेशेंट माल न्यूट्रिश्ड हो जाएगा। जैसे पेशेंट अंडरवेट हो, 80% बिलो द स्टैंडर्ड, बहुत ज्यादा अंडरवेट, या किसी पेशेंट को मेटास्टैटिक कैंसर हो, एनपीओ मोर देन 5 डेज, किसी पेशेंट पे का एनपीओ मोर देन 5 डेज। अब ये एनपीओ क्या होता है, एनपीओ बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नील पर ओस। लैटिन वर्ड में एनपीओ को बोलते हैं नील से एन, पर से पी, ओ से ओस, एनपीओ। इसका हिंदी में मतलब अंग्रेजी में पूछा जाए तो नथिंग बाय माउथ, हिंदी में बोला जाए तो मुंह से वो कुछ नहीं खा सकता, इसको बोलते हैं एनपीओ। कोई भी पेशेंट अगर 5 दिन से एनपीओ पर है, मींस मुंह पे 5 दिन से मुंह से नहीं खा पा रहा है, नील पर ओस है, नथिंग बाय माउथ है, तो ऐसे पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना होता है। माल नरिश्ड पेशेंट बिफोर मेजर सर्जरी, कोई पेशेंट कुपोषण का शिकार है और उसकी मेजर सर्जरी होने जा रही है, तो शरीर में वैसे भी एनर्जी नहीं बची, सर्जरी के बाद उसको रिकवरी के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है, तो ऐसे पेशेंट को सर्जरी के पहले ही टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन लगा दिया जाता है। इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज है, जैसे सर्जरी रिलेटेड शॉर्ट बॉल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज या सीवियर डायरिया है, तो ऐसे पेशेंट को भी भाई कुछ खाएगा पेट में रुकेगा ही नहीं, या तो वोमिट हो जाएगा या नीचे से निकल जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ऐसे पेशेंट को भी फिर सीधा ब्लड स्ट्रीम में डालो। भाई पेट में रुकेगा नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में नहीं पहुंचेगा। अल्टीमेटली फायदा तब तक नहीं होगा जब तक कुछ भी हम खाते हैं और वो ब्लड तक ना पहुंच जाए, चाहे जितना ठूस के खा लो, अगर ब्लड में नहीं पहुंचा तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सीधा ब्लड में ही इंजेक्ट कर दिया जाता है, इसीलिए फायदेमंद होता है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। बेसिकली 2 तरह का टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है। एक होता है सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन, सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल लाइन से डाला जाता है। दूसरा होता है पेरिफेरल
पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं पीपीएन। अब सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल का टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दैट इज डिलीवर्ड टू सेंट्रल वेन। डिलीवर्ड टू सेंट्रल मींस ये सेंट्रल वेन में इंजेक्ट किया जाता है, इंक्लूड लिपिड, वही सारी चीजें, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, डेक्सट्रोज, ट्रेस एलिमेंट। ठीक, पेरिफेरल न्यूट्रिशन का चक्कर है, ये है पीपीएन मतलब डिलीवर टू पेरिफेरल वेन, मींस टोटल इसमें जो है टोटल जो किलो कैलोरी है, मींस ये थोड़ा सा जो रेशियो है थोड़ा सा लिमिटेड होता है, मींस जो अमाउंट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन में। क्यों? क्योंकि सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में पहुंचाएगा। ये सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन किसके थ्रू? सेंट्रल, देखो ध्यान से, ये टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये देखो सुपीरियर वेना का, ये हार्ट है आपका और हार्ट का ये है सुपीरियर वेना केवा। हमने सीधा जो सेंट्रल पेरिफेरल न्यूट्रिशन है ये हमने डाल दिया किसमें? सुपीरियर वेना केवा में, उससे आपके ब्लड में हार्ट में चली गई, फिर ये क्या करेगा? ये पूरी बॉडी में पहुंचा देगा। पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या थोड़ी दूर लेके जाना है, इसीलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी कम होती है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल पेरिफेरल न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक, तो बात करते हैं कुछ मेथड ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन की। कौन कौन से मेथड पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए होते हैं? टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सचर इनटू सेंट्रल वेन, जो हमने अभी बताई थी सुपीरियर वेन आगे हुआ। ठीक, जो टोटल हमने एडमिक्सचर बनाया है, जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बनाया है, इसको हम सेंट्रल वेन में इंजेक्ट कर देते हैं। टोटल पेरेंटल का जो फार्मूला होता है, क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, कंबाइन द क्या कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द कॉन्सेंट्रेटेड कितना 20 to 70% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ का है कि अमीनो एसिड, लिपिड इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन 10 से 20% इंक्लूडिंग ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब खाने में भी तो यही होता है, संपूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? कंप्लीट बैलेंस डाइट हो गई। ये पूरी बैलेंस डाइट उठा के किसमें डाल दी गई? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में, और वो किसमें इंजेक्ट कर दिया गया? इंजेक्ट कर दिया गया किसमें? सुपीरियर वेना केवा में। सुपीरियर वेना केवा कहां? ये देखो हार्ट में, जो हमने अभी प्रीवियस में बड़ा सा फिगर दिखाया था, राइट। तो ये डाल दिया गया। कैसे पेशेंट को ये करना चाहिए? उस पेशेंट रिक्वायरिंग पेरेंटल फीडिंग फॉर 7 और मोर डेज गिवन द सेंट्रल वेन ऑफन द सुपीरियर वेना केवा। जो पेशेंट कंप्लीट माल नरिश्ड है, पेशेंट की ज्यादा मेजर सर्जरी हुई है, पेशेंट कुछ खा पी नहीं रहा लंबे समय तक, तो उसको रिकवरी के लिए एक लंबे समय तक आपको टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सचर इनटू सेंट्रल वेन इंजेक्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरा केस पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन की बात करें, इसका फार्मूला की बात करें तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट सब कुछ रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, अमीनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ रहेगा, लेकिन लेस कॉन्सेंट्रेशन में, लेस कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन विद अमीनो एसिड, मिनरल्स, लिपिड वगैरह 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 गिवन। बस दोनों में कोई फर्क नहीं, बस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन की, गिवन थ्रू द पेरिफेरल वेन। ठीक, कब तक? 7 दिन तक। ये देखो ये पेरिफेरल वेन से है, ये हमने यहीं पे इंजेक्ट कर लिया, मींस टोटल जो हम सेंट्रल लाइन की बात करें वो हम हार्ट में इंजेक्ट करेंगे, ठीक, सुपीरियर वेना केवा में, और जो हम पेरिफेरल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं वो हम पेरिफेरी में इंजेक्ट कर देंगे वेन में अपनी, और ये यहां से सर्कुलेट ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रहता है। ये दोनों मेथड्स हैं कहे कि पेरेंटल न्यूट्रिशन के। ठीक, अब कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है? अगर दिया आपने तो इसमें कॉम्प्लिकेशन भी आएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या? मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। कैसे? इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है ना, ज्यादा होगा तो भी समस्या है, ज्यादा सॉल्ट हो गया, ज्यादा सोडियम हो गया, हाइपरटेंशन, बहुत सॉल्ट रिटेंशन हो जाएगा बॉडी के अंदर, लीवर की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, रीफीडिंग सिंड्रोम, क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट हो सकता है, सडन डिसकंटिन्यूएशन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। भाई अब आप दे रहे हो इसको लगातार 7-8 दिन से, बॉडी को आदत हो गई है, हैबिचुअल हो गई है, अचानक आपने कट ऑफ कर दिया, भाई जाहिर सी बात डोज पूरी हो गई, हमने हटा दिया तो बॉडी को आदत हो गई है, अब दो भाई, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। या फिर ज्यादा फीडिंग हो गई, ओवर फीडिंग हो गई तो हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है। भाई कम फीडिंग हुई तो हाइपोग्लाइसीमिया, और ज्यादा फीडिंग हुई तो हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है। ठीक, ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी हो गई। अब अगर हम सेंट्रल वेनस एक्सेस करते हैं, उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब सेंट्रल लाइन कैथेटर से करते हैं है तो क्या हो सकता है? न्यूमोथोरैक्स,
एयर एम्बोलिज्म, एयर अंदर जा सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ब्लीडिंग हो सकती है, वेस्कुलर इंजरी भाई क्या होते हैं, हमारी ब्लड सेल्स डैमेज हो सकती है, कैथेटर साइट इंफेक्शन हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम मींस जहां पे कैथेटर का इंसर्शन हुआ है वहां पे भी चारों तरफ बैक्टीरियल इंफेक्शन फैल सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो ये क्या है, सेंट्रल वेनस एक्सेस जो किया है आपने, जो अंदर डाला है उसकी वजह से भी इंफेक्शन हो सकता है, मींस ये कॉम्प्लिकेशंस है इस तरीके भाई। एक तो मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी जो बॉडी के अंदर गया, मेटाबॉलिज्म हुआ, सेल्स के पास पहुंचा, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेस भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। दूसरा, जो हमने रास्ता इख्तियार किया है कि उस टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर डाला जाए, उसकी वजह से भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ एयर अंदर चला गया, या जहां पे इंजेक्ट किया यहां पे इंजरी ज्यादा हो गई है, टिश्यूज डेड हो गए, ब्लीडिंग हो सकती है यहां से एक्सेस में, है ना, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकती है, यहां पे इंफेक्शन फैल सकता है, राइट। तो इतने कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लास्ट पॉइंट है, कंटेंट क्या होगा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का। कंटेंट भाई क्या मिलाया हमने, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मिक्सचर होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, ट्रेस एलिमेंट, विटामिन्स, फ्लूइड। ठीक, ये सेपरेट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट ऑफ टीपीएन। ठीक है, तो टीपीएन कंपोजिशन एडजस्टेड पर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। एडमिक्सचर बनाया हमने टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का एज पर पेशेंट। कार्बोहाइड्रेट डाल दिया, मेन सोर्स एनर्जी का होता है किससे, डेक्सट्रोज, मोनोहाइड्रेट, है ना, ग्लूकोज यूज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स सच एज, जैसे कार्बोहाइड्रेट के और कौन से, गलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, शुड नॉट यूज द एनर्जी सोर्स इन टीपीएन। टीपीएन में सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स, प्राइमरी एनर्जी सोर्स हमने किसको माना, ग्लूकोज को मान के रखा। अगर हम फैट की बात करें, लिपिड की बात करें, तो लिनोलिक एसिड यूज करते हैं प्राइमरी सोर्स की तरह, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या किया, ग्लूकोज को किया। ठीक है, ये क्या, एसेंशियल फैटी एसिड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में। लिनोलिक एसिड इज द यूजफुल प्रिकर्सर फॉर, काहे के लिए, लिनोलिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, वो उनके लिए प्रिकर्सर होता है। सिंथेसिस एंड अदर फैटी एसिड विच आर एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। और भी जो बाकी के फैटी एसिड्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। सोचो ये सब कुछ हमें खाने से लेना पड़ता है, यहां खाली चढ़ा दिया, फ्लूइड चढ़ा दिया, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वाला जो फ्लूइड चढ़ा दिया, सब उसको मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, लिपिड भी मिल रहा है, कुछ नहीं करना, आराम से पड़े रहो, सब जा रहा है मस्त, है ना। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम 100 से 200 मिली इक्विवेलेंट, पोटेशियम 80 से 120 मिली इक्विवेलेंट, मैग्नीशियम 8 से 16 मिली इक्विवेलेंस, कैल्शियम 5 से 10 मिली इक्विवेलेंस, क्लोराइड 100 से 200 मिली इक्विवेलेंस। मींस जो हमको डेली रिक्वायरमेंट है उसी के आसपास, रेस्ट कंडीशन में जो रिक्वायरमेंट है उसी के आसपास चीजें हमको प्रोवाइड कराई जाती हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बना के, राइट। फिर विटामिन्स की बात करें, जितने भी विटामिन्स हैं सबका पुलिंदा बना दिया, B1, B2, B3, B5, B6, B7, याद रहे B4 नहीं होता, है ना, B9, विटामिन सी, फैट सॉल्युबल एडक हो गया, टोटल पेरेंटल फॉर्मेशन, मींस कुछ बचना नहीं चाहिए। अब इसका लेबलिंग करना पड़ेगा। लेबलिंग करो काहे के लिए भाई, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन सा, नेम ऑफ द ड्रग, कितनी स्ट्रेंथ है, इंस्ट्रक्शन कैसे उसको यूज करना है, एक्सपायरी डेट क्या होगी, टीपीएन सॉल्यूशन शुड नॉट बी कंबाइंड विद। अब ये जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है इसमें हम दूसरा कोई सॉल्यूशन तब तक नहीं मिलाते जब तक किसी फार्मासिस्ट से अप्रूव्ड नहीं हो जाता कि अगर हम ये सॉल्यूशन टोटल पेरेंटल प्रिपरेशन में मिलाएंगे तो किसी तरह का कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी, किसी तरीके से कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होगा, किसी तरीके से कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं होगा। जब ये कंफर्म हो जाए, फार्मासिस्ट से बात हो जाए, एक्सपर्ट्स की राय हो जाए, तभी हम टोटल पेरेंटल प्रिपरेशन में कोई दूसरी ड्रग मिला सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर 100% कवर हो गया एज पर योर सिलेबस। किसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय।